हे एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारी वेस्कुलर डिजीज़ेस रहती थी। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ क्या है। ठीक है, सो ये क्या होती है हमारे पास कि हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से जब भी हमारे पास जो ब्रेन की वेजल्स हैं उसके अंदर कोई भी डिजीज़ अगर होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़। सो अब हाइपरटेंशन से होगा क्या हमारे पास कि हियालिन आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। जो डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज़ हैं, आर्टीरियोल्स हैं, विच आर सप्लाइंग बेसल गैंग्लिया और हेमिस्फेरिक वाइट मैटर को, ब्रेन स्टेम को, इन सबको सप्लाई करने वाली आर्टरीज आर्टीरियोल्स के अंदर हियालिन आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही डिफरेंट हमारे पास कैलिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी हमारे पास वेजल की वॉल के अंदर, इसको हम बोलते हैं हियालिन आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या है कि जो अफेक्टेड आर्टीरियोलर वॉल्स क्या हो जाती हैं, वो वीक होने लग जाएंगी और फिर वो रप्चर की टेंडेंसी में बढ़ जाती है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें माइन्यूट एन्यूरिज्म्स, यानी बहुत छोटे छोटे से एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं हमारे पास ऐसी ब्लड वेजल्स के अंदर जिनका डायमीटर 300 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, और ऐसे एन्यूरिज्म्स को हम क्या नेम देते हैं, द चार्कोट बॉचर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म। ठीक है, सो अच्छा, अब हमारे पास इसका फेट क्या होगा कि जब भी हमारे पास ये इंजरी होती है हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, कि वॉल्स क्या होगी, वीकन होगी, रप्चर होगी, इसकी वजह से एक मेजर चेंज तो ये आएगा कि हमारे पास मैसिव इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जाएगा। ठीक है, लेकिन और भी हमारे पास इसके आउटकम्स हो सकते हैं, लाइक क्या हो सकता है कि लेक्यून या लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट एज बिफोर ये भी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या होता है। ठीक है, तो दोबारा से बता देती हूँ कि ये क्या होता है हमारे पास के स्मॉल कैविटरी इन्फार्क्ट्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी, यानी हमारे पास क्या है कि बेसिकली जो बहुत ही स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज होती हैं, जब उसकी ओक्लूजन हो जाएगी तो उससे क्या होता है हमारे पास के स्मॉल बहुत मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, फ्यू मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, लाइक 5 to 12 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं। ठीक है, और अब इनके क्या है बेसिकली ये वो लोकेशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये इन्फार्क्ट्स बने हैं, तो उसकी बेसिस पे ये जो इन्फार्क्ट्स हैं ये साइलेंट भी हो सकते हैं या फिर ये न्यूरोलॉजिकली इम्पेयरमेंट भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका सेकेंड फेट क्या होगा कि ये रप्चर हो सकता है ऑफ द स्मॉल कैलिबर पेनिट्रेटिंग वेजल्स का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली जब रप्चर होगा तो हेमरेज बनते हैं। ठीक है, और ये जब हेमरेजेस हमारे पास रिजॉल्व होते हैं तो वहाँ पे एक गैप सा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट। तो ये जो स्लिट लाइक कैविटी है इसको हम नेम देते हैं स्लिट हेमरेज, राइट। और इसके सराउंडिंग में हमारे पास ब्राउनिश डिसकलरेशन होने लग जाती है। देन वी हैव एक्यूट हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, कि डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास 130 से भी ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट हाइपरटेंसिव। और एंसेफेलोपैथी कैसे, कि हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा और ग्लोबल सेरेब्रल डिस्फंक्शन आने लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हेडेक्स, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, कन्वर्जन्स, कभी कभार कोमा में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी करेक्टराइजेशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें कैसी इंटरवेंशन देंगे जिसमें ब्लड प्रेशर इसका रिड्यूस हो सके पेशेंट का। ठीक है, और इसमें माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास क्या चेंजेस अपेयर होती हैं, तो ग्रे एंड वाइट मैटर के अंदर पिचिकियाई एंड द फाइब्रोनाइट नेक्रोसिस बनने लग जाते हैं। ओके, देन वी हैव वेस्कुलाइटिस। ठीक है, वेस्कुलाइटिस में क्या होता है, विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजल्स। तो ये क्या होगा, जब ब्लड वेजल्स के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से जब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो उससे क्या होता है, सेरिब्रल डिस्फंक्शन या इन्फाक्शन होने लग जाएगा, राइट। अब ये जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये हमारे पास दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो कोई पैथोजेनिक एजेंट है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ब्लड वेसल्स का, या फिर हमारे पास ये इम्यूनोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट है तो ये बताया था कि पहले ये समझा जाता था कि सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस यही हमारे पास मेन रीजंस हैं फॉर द वेस्कुलाइटिस। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास अब देखने में आ रहा है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर, वो उसकी मेन रीजंस बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास CMV, हर्पीज ज़ूस्टर, एस्परगिलोसिस, इन सब से इन्फेक्शन होते जा रहा है लोगों में, जिसकी वजह से वेस्कुलाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि दूसरी है इम्यूनोजेनिक। ठीक है, इम्यूनोजेनिक इट मीन्स के हमारी बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी तो इसकी वजह से जो कंडीशंस अपेयर होती हैं, जो वेस्कुलाइटिस होता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिक इन नेचर। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास पैन डिजीज़ है विच इज़ द पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, तो इसमें क्या होता है, ये दिस इज़ द इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, राइट।
तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़ होती है ये। तो इसमें क्या होता है कि हमारी ही यानी कि जो सेल्स हैं उसके अगेंस्ट क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो वो क्या करेगी हमारे पास जाके, फिर अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा ब्लड वेसल की वॉल के अंदर, ठीक है। और क्या करता है ये, जाके सिंगल या मल्टीपल इन्फार्क्ट्स बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी एंजाइटिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या था, माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस है, जैसे कि ग्रैनुलोमेटस पोलिएंजाइटिस है, या फिर यूसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटस पोलिएंजाइटिस है, ठीक है। तो ये जो एमपीए, जीपीए या फिर ईजीपीए, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है हमारे पास, ये सारे एंका एसोसिएटेड होते हैं। इट मीन्स कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल स्मॉल टू मीडियम साइज पेरेन्काइमल सब एरेक्नोइड वेजल्स को इन्वॉल्व करती है। एंड इसके अंदर करेक्टराइजेशन क्या होती है कि उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स अपेयर होने लग जाते हैं, ग्रैन्यूलोमा बनेगा भी, नहीं भी बन सकता, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होती है कि वेजल की वॉल डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। देन इसमें क्या हमारे पास प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की कि वो डिफ्यूज़ एंसेफेलोपैथी होगी, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा। फिर ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे, अगर इम्यूनोजेनिक है नेचर है तो फिर हम इसमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देंगे, ठीक है। सो दैट हमारी बॉडी नो मोर एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो कोई ना बनाए हमारी बॉडीज़, ठीक है। तो ताकि हमारे पास ये जो जैसे कि ये जो कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हो रहा है, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन तो वो ना हो सके। और इसी तरह से हमारे पास अगर इन्फेक्शियस एजेंट कर रहा होगा, कोई पैथोजेनिक एजेंट है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन है, तो फिर हम कभी भी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नहीं देंगे। हम फिर क्या देंगे उसके लिए, तो उसमें हम कभी भी ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नहीं देंगे, बिकॉज इससे क्या हो सकता है कि इम्यून सिस्टम जब और वीक हो जाएगा तो वो और ज़्यादा वर्सनिंग कर सकता है कंडीशन को, ठीक है। ओके, देन वी हैव द CNS ट्रोमा, तो वो मैं डिस्कस करूँगी इन अनदर पार्ट। थैंक यू।